जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो है तो इतिहास का टॉपिक, लेकिन ये हमेशा राजनीति का एक गर्म मुद्दा बना रहता है। हाँ जी दोस्तों, चाहे हिंदू मुस्लिम की बात हो, चाहे विदेशी आक्रमण की बात हो, ये बहुत सारे राजनेताओं का एक तरह से पेट पालने का भी काम करता है। ये टॉपिक हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य के बारे में। वही मुगल साम्राज्य है जिसने 1526 ईस्वी में दिल्ली पे आक्रमण करके उस समय का तत्कालिक शासक जो हुआ करता था ये लोधी वंश का इब्राहिम लोधी, उसको मार दिया जाता है और दिल्ली पे मुगल वंश का एक तरह से मुगल साम्राज्य की स्थापना की जाती है। और लगभग 350 सालों तक भारत पे मुगल वंश का ही शासन रहता है। जब तक 1857 की क्रांति नहीं होती है तब तक वहां पे मुगल वंश का ही शासन रहता है। तो चलिए हम बात करते हैं इस टॉपिक का। उससे पहले हम लोग बाबर के वंशजों के बारे में जान लेते हैं। बाबर रहने वाला कहाँ का था उसके बारे में जान लेते हैं, थोड़ा सा उसके पिछले इतिहास के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आएंगे अपने ओरिजिनल टॉपिक पे। तो बात करें बाबर का, तो बाबर का जो पिता हुआ करता था ना, पिता, ठीक है, पिता वो था तैमूर वंश। तैमूर वंश का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तैमूर वंश, ठीक है। तैमूर शासक हुआ करता था, एक तैमूर लंग। और एक नाम सुने होंगे चंगेज खान, बहुत ही दुर्दांत शासक हुआ करता था चंगेज खान, ठीक है। बहुत ही ये कहा जाए एक श्रापित शासक, ऐसा शासक जो किसी भी राज्य पे आक्रमण कर देता था ना तो अपने सामने सर का पिरामिड लगा देता था। मतलब उस जिस राज्य पे ये आक्रमण करता था चंगेज खान, वहां पे जो भी महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, स्त्री, मतलब पुरुष जो भी मिलता था उसका सर काट के अपने सामने पिरामिड जैसे, सर का पिरामिड मतलब सर से भर देता था सामने, एकदम ऐसे पिरामिड जैसे बना देता था सर का। ये उसका दृश्य देख के आसपास के राजा, मतलब जो भी आसपास के राजा शासक थे वो हमेशा चंगेज खान से डरे ही रहते थे कि कहीं किसी कारणवश वो हम पे आक्रमण न कर दे। नहीं तो जहां आक्रमण कर देता था चंगेज खान वहां तो समझो प्रलय ही आ जाता था। तो उस वंशज का था बाबर, ठीक है। माता की तरफ से इस वंशज का था और पिता की तरफ से तैमूर वंश का शासक हुआ करता था, ठीक है, तैमूर वंश का। तो बात करें तो चंगेज खां की तरफ से अगर बात करें तो चंगेज खां, बाबर जो था, बाबर, ठीक है, बाबर चंगेज खां की तरफ से, मतलब इसकी जो माता हुआ करती थी वो चंगेज खां की वंशज थी। तो बाबर इस वंश के क्रम में अगर देखा जाए तो 13वें नंबर का था, 13वें नंबर का शासक हुआ करता है, मतलब वंशज हुआ करता था बाबर। और तैमूर वंश से इसके पिताजी संबंध रखते थे, मतलब इसके पिता तैमूर वंश के थे, पिता तैमूर वंश के थे। तो बात करें तो बाबर इस वंशज का पिता के तरफ से 5वें नंबर का था, 5वां नंबर का था। यानी कि दोनों वंशज अपने आप में एक महारत हासिल किए हुए थे इतिहास में। तो इन दोनों वंशजों से ताल्लुक रखता था बाबर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बाबर रहने वाला कहाँ का था। बाबर तो पूरी दुनिया में आपको पता है कि 7 महाद्वीप में है, 7 महाद्वीपों में एक महाद्वीप है एशिया, ठीक है, एक महाद्वीप है एशिया। और एशिया में भी एक अलग पहचान बनाने वाला कुछ देशों का समूह है जिसको कहते हैं मध्य एशिया, मध्य एशिया। और मध्य एशिया में भी एक देश है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान। और उज्बेकिस्तान में भी एक शहर है जिसका नाम है फरगना, ठीक है, फरगना। तो यूं कहें कि जो बाबर था वो कहाँ का था, तो फरगना का शासक हुआ करता था, ठीक है, फरगना का। तो यूं कहें कि मध्य एशिया का कहें या मध्य एशिया में उज्बेकिस्तान कह सकते हैं, या उज्बेकिस्तान में एक शहर हुआ करता था, आज भी है फरगना, वहां का रहने वाला था बाबर, ठीक है। तो मध्य एशिया से भारत आया था, भारत पे आक्रमण किया और 350 सालों तक मुगल वंश का एक तरह से शासन रहा भारत पे। ओके, इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। देखो मुगल वंश, ये हमारा जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, मुगल वंश। मुगल वंश के बारे में बताया है कि मुगल वंश पहले क्या हुआ करता था। तो ये मुगल वंश जो था, ठीक है, भारत पे शासन करने से पहले तिमूरिड वंश, तिमूरिड राजवंश हुआ करता था, तिमूरिड राजवंश। तो मुगल वंश का संस्थापक जो था बाबर, बाबर को ही मुगल वंश का संस्थापक माना जाता था। तो ये तिमूरिड राजवंश का सदस्य हुआ करता था। जैसे भारत में मुगल साम्राज्य स्थापित करने से पहले
मध्य एशिया में तिमूरिड राजवंश का शासन हुआ करता था। मतलब एक पूरे मध्य एशिया में बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था तिमूरिड राजवंश का। तो उसी वंशज से निकल के आया था बाबर। ठीक है, तिमूरिडों ने इतिहास में 2 प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे। जो तिमूरिड थे वो इतिहास में पूरी दुनिया में 2 साम्राज्य स्थापित किए थे। एक तो खुद वहीं पे जहां का बाबर रहने वाला था, फारस और मध्य एशिया में तिमूरिड साम्राज्य हुआ करता था, जो 1370 से लेके 1507 ईस्वी तक इस तिमूरिड साम्राज्य का शासन रहा। किस जगह पे? तो मध्य एशिया, जिसमें 5 देश आते हैं खास करके। पॉलिटी अगर आप पढ़े होंगे तो वहां हम बताए होंगे। मध्य एशिया और फारस में इसी तिमूरिड साम्राज्य का शासन हुआ करता था। कब से? मुगल साम्राज्य जब भारत में स्थापित हुआ उससे जस्ट कुछ साल पहले तक वहां पे इन्हीं का शासन हुआ करता। फिर क्या होता है? तो भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य स्थापित होता है। कब स्थापित होता है? तो 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा दिल्ली पे आक्रमण किया जाता है, इब्राहिम लोदी को मार दिया जाता है और 1526 से ही एक तरह से भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना मानी जाती है। और कब तक रहता है? तो 1857 की क्रांति के बारे में आप लोग सुने होंगे। तो 1857 की क्रांति जब होती है तो उस समय तक एक तरह से मुगल वंश का ही शासन भारत पे रहता है। और जब 1857 की क्रांति होती है तब से अंग्रेजों का एक तरह से भारत पे कंट्रोल आ जाता है और मुगल वंश समाप्त हो जाता है। ओके, अब देखो बाबर व उसके जितने भी वंशज थे, ठीक है, उत्तरवर्ती मुगल शासक, वो सब क्या हुआ करते थे? तो तुर्क हुआ करते थे। तुर्क और सुन्नी मुसलमान हुआ करते थे। अब देखो बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही एक यूं कहें कि पदशाही की स्थापना भी कर दी थी, जिसको बादशाह के रूप में जाना जाता था। बादशाह के रूप में मतलब बादशाहियत की भी स्थापना कर दिया गया था बाबर के द्वारा। ओके, आगे की बात करें तो बाबर के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। बाबर के बारे में अभी तक तो मुगल साम्राज्य के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे और बाबर के बारे में बात करेंगे। बाबर कब शासक भारत पे एक तरह से दिल्ली पे शासन स्थापित करता है? तो 1526 से लेके 1530 तक, यानी 4 सालों तक बाबर का शासन रहता है दिल्ली पे। लेकिन उससे पहले बाबर ने क्या भारत पे आक्रमण नहीं किया था? तो 1526 से पहले भी बाबर ने एक बार भारत पे आक्रमण किया था। ठीक है, भारत पे एक बार आक्रमण किया गया था। ओके, तो देखो बाबर का जन्म कब होता है? तो फरवरी 1483 ईस्वी में होता है। ठीक है, इसके पिता जो थे उनका नाम था उमर शेख मिर्जा, जो फरगना, अभी जहां बाबर का जन्म स्थान बताए हैं फरगना, वहीं एक छोटा राज्य हुआ करता था, वहीं के शासक हुआ करते थे। यानी फरगना के ही शासक हुआ करते थे बाबर के पिता, जिनका नाम था उमर शेख मिर्जा। बाबर फरगना की गद्दी पर कब बैठता है? तो 8 जून 1494 ईस्वी में, यानी कि यूं कहें कि ये जब 11 साल का था, 11 साल, तब ये गद्दी पे बैठ गया। 11 साल में ही ये गद्दी पे बैठ जाता है। ठीक है, बाबर ने 1507 ईस्वी में बादशाह की उपाधि धारण कर ली। गद्दी पे तो 11 साल में बैठता है, लेकिन 23 साल में ये बादशाह की एक तरह से उपाधि से अपने आप को नवाजता है। यानी कि बादशाह की उपाधि ये 1507 ईस्वी में धारण की थी। ठीक है, जिसे अब तक किसी तैमूर शासक ने धारण नहीं किया हुआ था। बाबर के 4 पुत्र हुआ करते थे। जिसमें से एक था हुमायूं, जो बाबर का आगे वाला जो शासन था मुगल साम्राज्य का, वो आगे बढ़ाने का कार्य करता है। एक था हुमायूं, दूसरा कामरान था, तीसरा अस्करी था और चौथा हिंदाल हुआ करता था। ठीक है, हिंदाल हुआ करता था। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। भारत का अगर बात करें तो भारत का जो प्रथम अभियान था भारत के प्रति, पहली बार आक्रमण कब किया गया था? तो 1519 ईस्वी में किया गया था। बाबर के द्वारा भारत पर पहली बार आक्रमण 1519 ईस्वी में किया गया था। किसके खिलाफ? तो यूसुफ जाई जाति के खिलाफ। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध पहली बार बाबर का आक्रमण देखने को मिलता है। अब ये यूसुफ जाई जाति कहाँ की रहने वाली थी? तो यूसुफ जाई जाति कहाँ की रहने वाली थी? तो वहीं बाजौर और भेरा, जो वर्तमान में पाकिस्तान का जो सिंध प्रांत है, पाकिस्तान का सिंध प्रांत, या खैबर पख्तूनख्वा करके एक जगह है, खैबर पख्तूनख्वा। ठीक है, वहीं की ये एक तरह से जनजाति रहने वाली थी। उन्हीं के विरुद्ध इसका
आक्रमण था। ठीक है, आक्रमण किया जाता है और 2 जगहों पे बाबर के द्वारा एक तरह से कब्जा कर लिया जाता है, जिसका नाम है बाजौर और भेरा। इस पे बाबर का अधिकार हो जाता है। कब की बात की जा रही है? 1519 ईस्वी में। 1519 ईस्वी तक भारत के एक कोने वाले हिस्से पे ही बाबर का एक तरह से शासन हुआ करता था। बाबर पूर्णतः दिल्ली पे कब्जा नहीं कर पाया था। जिसका दिल्ली पे कब्जा रहता था उसी को पूरे देश पे, पूरे भारत पे कब्जा माना जाता था। ओके, तो देखो पानीपत के प्रथम युद्ध होता है कब? तो 1526 ईस्वी में। बाबर ने पहली बार उसमें तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का प्रयोग किया था। यहां आपको समझ में नहीं आएगा तुगलमा युद्ध नीति क्या होती है। तो देखो, एक दुश्मन सैनिक को घेरने के लिए ना कुछ टुकड़ी को इधर से भेजा जाता है, कुछ टुकड़ी को इधर से, कुछ टुकड़ियां सामने से वार करती हैं। मतलब दुश्मन के सेना को कंफ्यूज करने के लिए और चारों तरफ से घेर के उसको उस पर कंट्रोल स्थापित करने के लिए तुगलमा युद्ध नीति अपनाया जाता है। ठीक है, तो तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग पहली बार बाबर के द्वारा पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किया गया था और साथ ही में तोपखाने का भी प्रयोग पहली बार वहीं देखने को मिलता है। ठीक है, तोपखाने का प्रयोग। अब देखो उसी में जब 1526 ईस्वी का पानीपत का प्रथम युद्ध हो रहा होता है, तो उसी समय बाबर की तरफ से 2 निशानेबाज, जो फेमस निशानेबाज हुआ करते थे बाबर की सेना में, उन्होंने भी उसमें भाग लिया था, जिनका नाम था उस्ताद अली और मुस्तफा। ये बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब देखो बाबर ने टोटल प्रमुख युद्धों की बात करें तो टोटल 4 युद्ध लड़ा था भारत में। 1526 से लेके 29 तक टोटल 4 युद्ध लड़ा था बाबर भारत में, और यहीं से क्वेश्चन अधिकतम देखने को मिलते हैं। तो उसको कैसे याद करते हैं? तो देखो 1526 में बाबर ने पहली बार लोदी से, ठीक है, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है, पानीपत का युद्ध। फिर लगातार 26 के बाद 27 में, 27 के बाद 28 में, 28 के बाद 29 में, 1527, 1528 और 1529, 4 सालों तक, एक साल में, मतलब 4 सालों में 4 युद्ध लड़ा गया था बाबर के द्वारा। पहला युद्ध था 1526 में पानीपत का युद्ध, जिसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध होता है और युद्ध बाबर के द्वारा ही जीत लिया जाता है। यानी ये चारों साल वाला जो भी युद्ध था सब बाबरे ने जीता था। ठीक है, चारों युद्ध बाबरे ने जीता था। पहला युद्ध था 1526 में पानीपत का युद्ध, दूसरा था 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध। उसके बाद 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, और 1529 में घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा का युद्ध। यानी 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। ओके, ठीक है, 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे। ये नाम याद रखिएगा। अब इसको याद करने के लिए एक ट्रिक है। ये तो लगातार 26, 27, 28, 29 याद हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बच्चों को नहीं याद होता। तो इसके लिए एक ट्रिक है क्या? तो खाना खाया, फिर पानी पिया, फिर चल दिया घर। खाना खाया, पानी पिया, चल दिया घर। ये बहुत ही शानदार ट्रिक है और हर बच्चे इसी से याद करते हैं बाबर द्वारा लड़ा गया 4 युद्धों के बारे में। ट्रिक क्या है? तो पानी पिया, खाना खाया, चल दिया घर। पानी पिया से पानीपत का युद्ध, सॉरी, खाना खाने से खानवा, ओके, सॉरी, ये थोड़ा उल्टा हो गया। पानी पिया, खाना खाया। ठीक है, पहले पानीपत का था तो पहले क्या हो जाएगा? पानी पिया, फिर खाना खाया, फिर खाना खाया, फिर चल दिया घर। इस तरह याद कर लीजिएगा। पानी पिया से पानीपत, खाना खाया से खानवा, चल दिया से चंदेरी और घ से घाघरा। ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़े गए थे और 4 युद्ध में बाबर ही विजयी हुआ था। ओके, तो उन 4 युद्धों के बारे में हम लोग थोड़ा सा यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखो, ये है बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध
कब? तो 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर विजयी हो जाता है। दूसरा युद्ध होता है खानवा का युद्ध, जो 1527 ईस्वी में होता है राणा संगा और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी होता है। चारों युद्ध बाबर ही जीता था। चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में मेदिनी राज और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी होता है। और अंतिम युद्ध बाबर द्वारा लड़ा गया था वो था घाघरा का युद्ध, जो 1529 ईस्वी में अफगानों के खिलाफ था, अफगान और बाबर के बीच, जिसमें बाबर ही विजयी हुआ था। ठीक है, ये 4 युद्ध बाबर के द्वारा लड़ा गया है। ये चारों युद्ध आप लोग को कंफर्म पता होना चाहिए। आगे की बात कर लेते हैं हम लोग, आगे की बात कर लेते हैं। तो अब यहाँ से तो इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। मध्यकालीन इतिहास जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हम बताए थे, ठीक है, कि ये जो बाबर इब्राहिम लोदी का वंश था वो सल्तनत कालीन यानी कि मध्यकालीन अंतिम वंश था, दिल्ली पे शासन करने वाला। तो ये पहला शासक हुआ करता था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। उसके अलावा और कोई भी शासक मध्यकालीन वाला, मध्यकालीन इतिहास का कोई भी शासक युद्ध स्थल पे नहीं मारा गया था। ठीक है, अब देखो इसके साथ ही उसका मित्र एक हुआ करता था ग्वालियर का राजा, ग्वालियर का राजा विक्रमजीत। हाँ जी, वही विक्रमजीत जिसके घर से कोहिनूर हीरा, जिसके राजपाट से कोहिनूर हीरा, ठीक है, यहाँ नोटेड पॉइंट में दिया है, हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत, यही विक्रमजीत की बात की जा रही है, विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया हुआ था। जो कोहिनूर हीरा की बात की जाती है कि ये हुमायूं ने प्राप्त किया, हुमायूं के बाद उसी के वंशजों में घूमता रहा कोहिनूर हीरा। अंततः अंग्रेजों के द्वारा एलिजाबेथ द्वितीय हुआ करती थी, उन्होंने कोहिनूर हीरा लेके चला गया था अपने ब्रिटेन में, और वहीं पे अभी तक कोहिनूर हीरा पड़ा हुआ है, जिसको भारत में लाने के लिए भारत ने बहुत बार प्रयास किया हुआ है, लेकिन अभी तक उसमें सफलता भारत को नहीं मिली है। ठीक है, तो कोहिनूर हीरा अभी तक भारत नहीं आया है। वो किस वंश का था कोहिनूर हीरा? तो इन्हीं के वंश का, ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत हुआ करते थे, इन्हीं के वंश का वो हीरा हुआ करता था कोहिनूर हीरा, जिसको लाने के लिए आज भी भारत प्रयास कर रहा है, प्रयास पे प्रयास, लेकिन सफल नहीं हो पा रहा है। आगे की बात करते हैं। तो बाबर को अपनी उदारता के लिए एक उपाधि दी गई थी, कलंदर की उपाधि। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कलंदर की उपाधि किसको दी गई थी? तो बाबर को दी गई थी, खुद की द्वारा दी गई थी। ठीक है, किसके लिए? तो अपनी उदारता के लिए। बाबर ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था। तगमा नामक कर से बाबर ने मुसलमानों को केवल मुक्त किया था। अब ये तमगा नामक कर क्या होता था? तो तमगा नामक जो कर होता था वो व्यापारियों पे लगाया जाने वाला एक प्रकार का कर था। मतलब व्यापारी जितना भी व्यापार से, वाणिज्य उद्योग से कमाते हैं, उसका कुछ हिस्सा उसको एक तरह से टैक्स के रूप में बाबर को देना रहता था। लेकिन बाबर ने ये इस टैक्स से मुसलमानों को एक तरह से राहत दे दी थी, छूट दे दिया था। ठीक है, अब बात करते हैं खानवा के युद्ध। खानवा के युद्ध में बाबर ने राणा सांगा को एक तरह से हरा दिया था। राणा सांगा को हरा दिया और उसी में जिहाद का नारा दिया गया था बाबर के द्वारा। खानवा का युद्ध होता है 19 याद आ रहा है 1527 ईस्वी में खानवा का जो युद्ध हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच। तो उसी समय बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। जिहाद का नारा मतलब संघर्ष, एक तरह से धार्मिक संघर्ष। जिहाद का मतलब होता है धार्मिक संघर्ष के लिए सभी मुसलमानों को उकसाया था कि तुम अपने धर्म के बचाव के लिए हमारे साथ आओ और युद्ध लड़ो, ऐसा मतलब इसका मतलब होता है। ठीक है, जिहाद का नारा, जिहाद का नारा बाबर के द्वारा। ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि जिहाद का नारा बाबर के द्वारा किस युद्ध में दिया गया था? तो खानवा के युद्ध में दिया गया था। और खानवा का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था। राणा सांगा तो महाराणा प्रताप के एक तरह से खानदान के थे, तो इसीलिए वो। और देखो इसी में क्या दिया गया था? तो जिहाद का नारा दिया गया था और युद्ध में विजय के बाद गाजी की उपाधि धारण कर लेता है। बाबर गाजी की उपाधि से स्वयं को एक तरह से पुरस्कृत कर देता है। ठीक है, आगे की बात कर लेते हैं। तो
30 जनवरी 1528 ईस्वी को जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। बाबर के द्वारा जहर दे दिया जाता है इसको, राणा सांगा को, जो 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हो जाती है। अब देखो बाबर ने बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था नुसरत शाह। बंगाल का एक शासक हुआ करता था जिसका नाम था नुसरत शाह। नुसरत शाह से एक संधि किए हुए था, एक संधि किए हुए था कि क्या वो संधि था कि अफगान विद्रोहियों को शरण न देना, यानी कि बंगाल में नुसरत शाह के द्वारा अफगान जो विद्रोही थे उनको शरण न देने की एक संधि की गई थी बाबर के द्वारा। ठीक है, बाबर और नुसरत शाह के बीच एक संधि थी कि नुसरत शाह बंगाल में अफगान विद्रोहियों को शरण नहीं देगा। ठीक है, करीब 48 वर्ष की आयु में लगभग 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की मृत्यु हो जाती है। तो अब बाबर की मृत्यु के बारे में पूछता है कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, तो 1530 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, तो आगरा में हुई थी। और देखो आगरा में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शुरू में जो बाबर का शव था वो आगरा में ही दफना दिया जाता है। आगरा में ही एक जगह है जिसका नाम है आराम बाग, वहीं पे बाबर को दफना दिया जाता है। ये भी क्वेश्चन बनता है, कोई भी इसमें अनइम्पोर्टेंट नहीं है, सब महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक का हर एक लाइन बाय लाइन महत्वपूर्ण है। तो बाबर की मृत्यु आगरा में होती है, और आगरा में जब होती है तो वहीं का एक जगह का नाम है आराम बाग, वहीं पे बाबर को दफना दिया जाता है। लेकिन दोबारा बाद में क्या होता है, तो काबुल में उसके चुने गए स्थान पे उसको दफनाया जाता है। पहले ही चुन लिया था, बोल दिया था कि भैया जब हम मरेंगे ना, हम मरबो तो वही जगह यहाँ पे ले जाके हमको दफना देना। कहाँ, तो काबुल। काबुल अभी पाकिस्तान में है। तो बाद में क्या किया जाता है, उसके लाश को उखाड़ा जाता है यहाँ से आराम बाग से, और ले जाके काबुल में पुनः दफना दिया जाता है। ठीक है, आगे की बात करें तो बाबर की मातृभाषा थी वो तुर्की थी, लेकिन वह अरबी और फारसी का भी अच्छा नॉलेज रखता था। ओके, फारसी, ये देखो उसका जो अकबर बाबरनामा जो लिखा गया है, स्वयं बाबर के द्वारा ही बाबरनामा लिखा गया है, वो तुर्की भाषा में ही लिखा गया है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। सबको लगता है कि फारसी भाषा होगा, ऐसा ही ऑप्शन में दिया रहता है फारसी भाषा भी, तो ज्यादातर लोग फारसी भाषा पे ही ट्रिक करके आते हैं। लेकिन जो बाबरनामा लिखा गया था वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। हालांकि बाद में फारसी भाषा में, अन्य भाषा में उसका अनुवाद किया गया था, लेकिन वो किताब तुर्की भाषा में लिखा गया था। ओके, बात करते हैं बाबर की मातृभाषा क्या थी, तो तुर्की थी, लेकिन वो अरबी और फारसी भाषा भी जानता था। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा जिसको तुर्की में लिखा हुआ था, बाबरनामा की रचना स्वयं वही किया था और तुर्की भाषा में लिखा हुआ था। तो इसको अनुवाद फारसी भाषा में किसने किया था, तो अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा को फारसी में किसने अनुवाद किया था, तो अब्दुल रहीम खाना ने किया था। ठीक है, इन्होंने ही फारसी भाषा में बाबरनामा को अनुवादित किया था। अब देखो नोटेड पॉइंट है इसमें क्या था, बाबरनामा में ना बाबर अपने एक तरह से चार बाग बनाने की एक विस्तृत जानकारी दी गई थी। बाबरनामा में बाबर के द्वारा 4 बाग बनाने की एक विस्तृत जानकारी दी गई थी, उसके बारे में भी एक तरह से जिक्र मिलता है। ठीक है, 4 बाग के बारे में। लेकिन 4 बाग, यहाँ नोटेड पॉइंट क्या है, उसके बाबरनामा में 4 बाग बनाने की ख्वाहिश उसमें जाहिर की गई थी, लेकिन वो बनाने की जो परंपरा की शुरुआत हुई थी ना, 4 बाग बनाने की परंपरा की जो शुरुआत हुई थी वो अकबर के समय में हुई थी। यहाँ पे एक कंफ्यूजन क्वेश्चन पैदा करता है, यहाँ पे कंफ्यूज कर देता है क्वेश्चन। देखो बाबर जो अपनी बाबरनामा लिखा था उसमें उसने 4 बाग का जिक्र किया था। बाबर ने अपने बाबरनामा में 4 बाग, ठीक है, 4 बाग मतलब बगीचे टाइप का एक उद्यान बनाने का जिक्र था। उसका जिक्र अपने किताब में किया गया था, लेकिन उसके द्वारा बनवाया नहीं गया था। बनवाने का जो काम किया था वो अकबर ने किया था। इसी में कंफ्यूजन हमेशा रहने के कारण बहुत लोग ये क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। तो बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता माना जाता है। मुबैयान नामक पद शैली जिसमें एक तरह से लिखने की एक कला है, उसका भी जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी यानी कि सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का अनुयायी हुआ करता था। हम जब सूफी आंदोलन के बारे में बता रहे थे उस समय बताए थे कि भारत में सूफी आंदोलन और सुहरावर्दी आंदोलन की जड़ें बहुत मजबूत थी।
तो जो बाबर था ना, तो सूफी समुदाय को ही एक तरह से मानने वाला शासक हुआ करता था। तो कभी कभी पूछ देता है भारत किस समुदाय से संबंध रखता था, तो याद रखिएगा सूफी समुदाय से ही संबंध रखता था। ओके, आगे की बात करें तो अब हुमायूं के बारे में बात करेंगे। बाबर के बाद, बाबर की मृत्यु जैसे ही 1530 ईस्वी में हो जाती है, तो दिल्ली पे शासन होता है हुमायूं का, जो बाबर का सबसे बड़ा वाला बेटा था। बाबर के 4 बेटों के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था, जिसमें से सबसे बड़ा वाला बेटा था वो था हुमायूं। उसके अलावा भी 3 बेटे थे। ठीक है, तो जब बाबर मरने वाला था तो उसने जागीरें बांटने के लिए हुमायूं को बोल दिया था कि चारों भाइयों में सारी जागीरें बांट देना। ओके, तो बाद में मुगल साम्राज्य की राजगद्दी तो यही संभालता है, दिल्ली की राजगद्दी हुमायूं ही संभालता है, लेकिन अन्य क्षेत्र को अपने चारों भाइयों में बांट देता है, वो भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो देखो जो हुमायूं था, हुमायूं वो क्या करता है 1530 ईस्वी में नसीरुद्दीन हुमायूं यानी कि 19 दिसंबर 1929 को आगरा में 23 वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठता है। ओके, जब बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में, तो 30 में ही बाबर के हुमायूं के द्वारा दिल्ली के गद्दी पे अपना स्थान ग्रहण किया जाता है। ठीक है, गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं जो था वो बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। कहाँ का? तो बदख्शा का सूबेदार, एक तरह से राज्यपाल कह सकते हैं। उस समय सूबेदार और राज्यपाल की एक ही जैसी भूमिका हुआ करती थी। जैसे आज के डेट में राज्यपाल की जो भूमिका होती है राज्य में, वैसे उस समय इसका भूमिका हुआ करता था सूबेदार का। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि हुमायूं जब गद्दी पर बैठा, दिल्ली के गद्दी पर बैठा, तो उससे पहले वो कहाँ का शासक हुआ करता था? तो बदख्शा का सूबेदार हुआ करता था। आगे की बात करें तो अपने पिता के निर्देश के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने 4 भाइयों में कर दिया। ठीक है, अपने भाइयों में कर दिया। अब किसको क्या दिया ये देख लेते हैं। तो कामरान वाला हिस्सा था वो काबुल और कंधार, जो कामरान था उसका भाई कामरान था। ठीक है, कामरान उसको काबुल और कंधार वाला हिस्सा दे दिया था। और वहीं मिर्जा अस्करी हुआ करता था, मिर्जा अस्करी उसको संभल वही राणा सांगा वाला, एक तरह से ये राज्य हुआ करता था संभल, उसको दे दिया। उसके बाद बात करें तो मिर्जा हिंदाल हुआ करता था उसका भाई, उसको अलवर और मेवाड़ दे दिया। फिर चचेरे भाई उसका सुलेमान मिर्जा हुआ करता था, सुलेमान मिर्जा जो हुमायूं का चचेरा भाई था, उसको हुमायूं ने अपना खुद बदख्शा वाला प्रदेश दे दिया, बदख्शा। ठीक है, बदख्शा। ओके, आगे की बात करें तो ठीक है, आगे देख लेते हैं। चलो, 1537 ईस्वी में हुमायूं ने दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना की थी। दीनपनाह नामक एक नए नगर की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो हुमायूं के द्वारा 1533 ईस्वी। हुमायूं के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण युद्ध लड़े गए थे, जिसमें से एक युद्ध था चौसा का युद्ध, जो 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया था। चौसा का युद्ध 39 में, ठीक है, चौसा का युद्ध 39 में 1539 में लड़ा गया था। किसके द्वारा? तो हुमायूं और शेर शाह के बीच, दोनों के बीच युद्ध होता है, जिसमें शेर शाह ही विजयी होता है। ठीक है, देखो चौसा का युद्ध जो 25 जून 1539 ईस्वी में शेर खान और हुमायूं, शेर शाह या शेर खान दोनों एक ही नाम है, शेर खान शेर शाह का ही नाम है। ठीक है, फरीद भी शेर शाह का ही नाम है, जिसने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था, उसी शेर शाह की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शेर खान और हुमायूं के बीच क्या होता है? तो चौसा का युद्ध होता है। इस युद्ध में शेर खान विजयी होता है, लेकिन इस युद्ध में शेर खान विजयी तो हो जाता है, लेकिन दिल्ली का जो शासन था उस पर कब्जा नहीं करता है। ठीक है, इसी युद्ध के बाद शेर खान ने शेर शाह की पदवी से ग्रहण कर लिया, अपने आप को उस पद से सम्मानित कर लिया। ठीक है, शेर शाह की पद संभाला। अब देखो फिर होता है बिलग्राम का युद्ध, जिसको कन्नौज का युद्ध के नाम से जानते हैं। बिलग्राम युद्ध कहीं कहीं देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं कन्नौज का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये एक साल बाद फिर होता है 1540 ईस्वी में, इसमें शेर खां और हुमायूं के बीच फिर से युद्ध होता है।
तो इस युद्ध में भी एक तरह से हुमायूं पराजित हो जाता है और पराजित होने के बाद उसको दिल्ली छोड़ना पड़ता है। ओके, शेर खां ने आसानी से आगरा और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। शेर खां, ये जब बिलग्राम का युद्ध होता है, ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का जब युद्ध होता है 1540 ईस्वी में, तो उसमें भी हुमायूं की हार हो जाती है और शेर खान की जीत हो जाती है। तो उस समय शेर खां दिल्ली पे भी कब्जा कर लेता है, आगरा पे भी कब्जा कर लेता है और वहां से भागना पड़ता है हुमायूं को दिल्ली और आगरा छोड़ के। ठीक है, आगरा छोड़ के कितने सालों के लिए? तो 15 सालों के लिए। ओके ओके, चला जाता है। फिर हुमायूं वहां से भाग के चला जाता है पाकिस्तान वाला जो सिंध प्रांत हुआ करता था उस वाले एरिया में, और वहीं जाके एक व्यक्ति हुआ करते थे, ठीक है, जिनका नाम था मीर अली अकबर जामी। उन्हीं की एक बेटी हुआ करती थी जिसका नाम है हमीदा बानो। हमीदा बानो इसी से विवाह कर लेता है और इसी से बच्चा पैदा होता है जिसका नाम पड़ता है अकबर। ठीक है, तो अकबर का पिता हुमायूं और माता क्या थी? तो हमीदा बानो हुआ करती थी। ठीक है, ओके, तो देखते हैं फिर बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं सिंध चला गया, जहां उसने 15 वर्षों तक घुमक्कड़ों जैसा निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और निर्वासन के समय हुमायूं ने हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु हुआ करते थे, ठीक है, फारसवासी हुआ करते थे, वो फारस का रहने वाले थे लेकिन आके वो सिंध में बसे हुए थे, ठीक है, जिनका नाम बहुत लंबा चौड़ा है, सिया मीर बाबा दोस्त, या उन्हीं को मीर अली अकबर जामी के नाम से जानते थे। उन्हीं की पुत्री थी एक हमीदा बानो बेगम। उन्हीं से हुमायूं 29 अगस्त 1541 ईस्वी को निकाह कर लेता है। ठीक है, निकाह कर लेता है हमीदा बानो से। ठीक है, और कुछ सालों के बाद कालांतर में हमीदा से ही अकबर जैसा महान सम्राट का जन्म हुआ। ठीक है, अकबर का जन्म किसके कोख से हुआ था? तो हमीदा बानो के। अब देखो फिर क्या होता है, 1945 में शेर शाह की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु हो गई तो फिर दिल्ली पे जो शासक हुआ करता था एक तरह से वो थोड़ा शेर शाह की मृत्यु के बाद वहाँ पे जिस शासक के शासन स्थापित हुआ वो थोड़ा कमजोर था। ठीक है, जिसका नाम था सूरी वंश का शासक था जिसका नाम था सिकंदर। ये थोड़ा कमजोर शासक था। तो फिर क्या होता है, 1555 ईस्वी में हुमायूं के द्वारा पंजाब के जो सूरी शासक हुआ करता था उसको पराजित कर दी जाती है। सूरी शासक वही शेर शाह जिसने हुमायूं को युद्ध में हरा के खदेड़ दिया था, उसी वंश का शासक था ये। ओके, सिकंदर। तो उसको हरा दिया जाता है हुमायूं के द्वारा और फिर से मुगल वंश का शासन स्थापित हो जाता है दिल्ली पे। ओके, दिल्ली पे फिर से मुगल वंश का पुनः शासन स्थापित हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जहां से क्वेश्चन बनता है, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम पूछ रहा है। बाबर के द्वारा भी 4 युद्ध लड़े गए थे, उसका क्रम भी हम लोगों ने देख लिया। अब जो हुमायूं के द्वारा लड़ा गया है 4 युद्ध, महत्वपूर्ण 4 युद्ध, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। तो पहला युद्ध देवरा का युद्ध, देवरा कब? तो 1531 ईस्वी में। दूसरा युद्ध लड़ा जाता है हुमायूं के द्वारा चौसा का युद्ध, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं 1539 ईस्वी में। तीसरा युद्ध लड़ा जाता है बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम भी नाम है और कन्नौज, तो वो युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। और अंतिम युद्ध था सरहिंद का युद्ध, यानी कि 1515 ईस्वी में हुमायूं और जो सूरी शासक हुआ करता था सिकंदर, उसके बीच हुआ था, जिसमें सिकंदर की हार हो गई और हुमायूं की जीत हो गई। फिर तब से मुगल वंश का फिर से दिल्ली पे शासन स्थापित हो जाता है। अब देखो 1 जनवरी 1556 ईस्वी को क्या होता है कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। कैसे मृत्यु होती है? तो दिन पनाह की भवन में स्थित एक पुस्तकालय हुआ करता था, जिस पुस्तकालय का नाम था शेर मंडल उस पुस्तकालय का नाम था। उसी पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था हुमायूं, उसके पैर लड़खड़ाए, गिरा और नीचे गिरते नीचे आते वहीं टपक गया, वहीं मर गया। ठीक है, तो यानी कि 1526 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। अब इसकी मृत्यु हो जाने के बाद एक इतिहासकार था जिसका नाम था लेनफूल, वो क्या लिखता है कि हुमायूं गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया। ठीक उसी तरह जिस तरह तमाम जिंदगी व
गिरते पड़ते चलता रहा। यानी इसके कहने का मतलब कि मतलब लड़खड़ाते गिरते गिरते वो जिंदगी से चल दिया। उसी प्रकार जिस प्रकार वो जिंदगी भर लड़खड़ाते गिरते चलता रहा। ठीक है, ये इतिहासकार कौन था जिसने लिखा था? वो लेनपुन था। मतलब जिंदगी भर तो लड़खड़ाते रहा। जब देखो, जब उसका शासन स्थापित हुआ उसके कुछ सालों बाद क्या होता है कि शेर खान के द्वारा उस पर आक्रमण कर दिया जाता है, मतलब हुमायूं के साम्राज्य पर आक्रमण कर दिया जाता है और विजय प्राप्त कर लिया जाता है शेर खान के द्वारा। तो इसको भागना पड़ता है सिंध प्रांत में। 15 सालों तक वहां निर्वासित जीवन जीता है। फिर 15 साल के बाद जब गद्दी प्राप्त करता है तो उसके 1 साल बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। यानी कि दिन पूरे जीवन ये लड़खड़ाता रहा। वैसे ही जब ये मरने वाला था तो उस समय भी ये लड़खड़ा के ही गिरा और मौत हो गई। ठीक है, आगे की बात करें तो आगे की बात करते हैं तो हुमायूं नामा की जो रचना की गई थी वो गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। गुलबदन बेगम, ओके, इसी ने हुमायूं नामा की रचना की थी। देखो बाबरनामा तो स्वयं बाबर ने लिखा था, लेकिन ये हुमायूं नामा जो लिखी थी वो गुलबदन बेगम ने लिखी थी। ठीक है, हुमायूं ज्योतिष में विश्वास करता था, ज्योतिष में ये बहुत विश्वास करता था। इसलिए ये सप्ताह के जो 7 दिन होते हैं तो 7 दिन अलग अलग टाइप के कपड़े पहनता था। इतना ज्योतिष में इसको विश्वास था कि ज्योतिष ने बताया था कि किस दिन किस कलर के कपड़े पहनने हैं, और तो उसी कलर के कपड़े ये पहना करता था। मतलब इस टाइप का ये एक तरह से शासक हुआ करता था। तो 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने का नियम बनाया किसने? हुमायूं ने। ठीक है, हुमायूं के शासनकाल में जो शेर शाह का शासन स्थापित होता है 1540 से लेकर 1545 पे दिल्ली के राजगद्दी पर, तो उसके बारे में हमारा अगला टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। आज का बस इतना ही। आप लोग अगर बढ़िया तरीके से तैयार कर लो तो हम बहुत जल्द ही आप लोग के सामने लाइव लेके आएंगे। ठीक है, लाइव हम ऑब्जेक्टिव जो भी अभी तक इतिहास में जितना भी एक तरह से ऑनलाइनर क्वेश्चन कराए हैं उसका ऑब्जेक्टिव लेके आने वाले हैं बहुत जल्द, और लाइव लेके आएंगे। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगला एपिसोड, अगला टॉपिक लेके। तो आज का क्लास हम लोग यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बने रहिए इस चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को टाटा बाय बाय, थैंक यू।